चैप्टर 7 जो है उसको अपन आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो चैप्टर 7 है उसमें आपके सिलेबस में जो इस बार दिया गया है वो केवल टिश्यूज हैं, तो उन्हीं के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। शांतन, आर यू रेडी? यस सर। ओके, स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी? जी सर। ओके, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो सही मैच कर रहा है। देखिए, टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए, टेंडन क्या था? टेंडन बेटा जंक्शन होता है बोन एंड मसल के बीच में। सही बात है। बोन एंड मसल के बिटवीन जो जंक्शन है उसको अपन टेंडन कहते हैं। और एक होता है लिगामेंट, आपको पता होगा लिगामेंट। और लिगामेंट किस किस के बीच में जंक्शन होता है? बोन टू बोन या फिर बोन टू कार्टिलेज। पता है आपको ये बात? ठीक है भाई। तो ये जो दोनों होते हैं ये वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कौन से टिश्यू होते हैं? वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो करेक्ट मैच नहीं कर रहा। दूसरा देखो, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या था? फैट टिश्यू था। हमारी जो स्किन के नीचे भी पाया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ब्लैबर बताया था, ठीक है, और कैमल में आपको हब बताई थी। यहां पे ये फैट टिश्यू जो होता है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। ये कौन सा टिश्यू होता है? शाबाश, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो ये भी गलत है। एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है। एरियोलर टिश्यू जो होता है, जो टेला सबक्यूटेनियस रीजन, मैंने बताया था कि हमारी जो स्किन है और जो मसल है उनके बीच में ये पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू जो स्पॉन्जी बनाता है स्किन को, बताया था ना आपको, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल सही है। और कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता। कार्टिलेज और बोन दोनों ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कार्टिलेज और बोन दोनों ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो ये भी गलत है। तो सही क्या हो गया बच्चों? अब देखो, इस क्वेश्चन से आप ये समझे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जनरली हम दो टाइप का पढ़ते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको दो एग्जांपल याद हो गए आज, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा कौन सा हो गया? शाबाश, एडिपोज। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा आपका? बोन और, शाबाश एक बार बोलिए, बोन और कार्टिलेज। बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे से? और एक होता है आपका फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू में तो आपको पता है क्या एग्जांपल पढ़ते हैं हम? शाबाश, ब्लड और लिम्फ। ऐसा टिश्यू जिसमें फाइबर होते ही नहीं है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ब्लड और लिम्फ। ये हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू है ये। तो बताइए भाई शांतन, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? जी सर। हाँ हर्षिता, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, द सपोर्टिव skeleton structure in the human external ear and the nose tip। अब आपको बताया था मैंने कि ईयर और नोज की टिप, यहां पर मैंने आपको बताया था कार्टिलेज होती है। बताया था ना आपको? ठीक है, और कौन सी कार्टिलेज बताई थी मैंने यहां पर, आपको याद है अगर आपको तो? और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि ईयर पर इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ऐसे बताया था ना मैंने, ई से ई याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है ईयर और नोज टिप पर जो सपोर्टिंग टिश्यू होती है वो क्या होता है बेटा? शाबाश, कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है।
ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, करेक्ट। ये बहुत अच्छा Yes, क्वेश्चन है, sir. ध्यान रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। कोई डाउट? No, sir. No, नेक्स्ट, sir. the ciliated columnar epithelium cells in humans are known to occur in। अब आपको एपिथेलियम टिश्यूज के एग्जाम्पल अगर आते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, अगर हम बात करें यूस्टेकियन ट्यूब की, तो इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, नो डाउट प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके साथ में जो ऑप्शन है स्टमक, स्टमक में बेटा सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम होता है। कौन सा एपिथेलियम? सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम होता है। तो इसमें सीलिया नहीं है। इसमें इसने पूछा है सिलिएटेड टिश्यू बताना है आपको, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आता है ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, दिस इज द राइट आंसर। ब्रोंकियोल्स में भी सिलिएटेड एपिथेलियम होता है और फेलोपियन ट्यूब में भी सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, तो इस ऑप्शन को हम राइट करते हैं। अब अगर हम बाइल डक्ट की बात करें, तो बाइल डक्ट जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और ईसोफेगस में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो यहां पर दोनों में सीलिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब फेलोपियन ट्यूब में तो होती है सीलिया, लेकिन यूरिथ्रा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, मैंने आपको बताया था इन तीनों में एक स्पेशल एपिथेलियम होता है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या नाम था? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, मैंने कहा था ये एपिथेलियम ऐसा होता है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, मतलब इससे वाटर बाहर नहीं आ सकता। दूसरा, ये इलास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से सॉरी, वो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, माफी चाहूंगा। यूरिथ्रा के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, लेकिन सीलिया नहीं होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। मेरी चीज को मेरे स्टेटमेंट को मैं वापस ले रहा हूं बेटा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ठीक है। बात समझ में आई एकदम अच्छे से? तो यहां पर इसने पूछा था सिलिएटेड एपिथेलियम बताओ, तो सिलिएटेड एपिथेलियम इसमें है लेकिन स्टमक में नहीं है। यहां पर दोनों में है, ठीक है, यहां दोनों में नहीं है। यहां पर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहां पर बताइए? बी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये तभी हो सकता है शांतन जब हमें एग्जाम्पल ध्यान में है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, अब देखो वैसे धीरे धीरे याद होते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप चिंता मत करो। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, मतलब आपको हर बुक में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, और आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन भी है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। देखो, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो ये ब्लड वेसल होती है, आर्टरी और वेन, इनकी इनर वॉल में कौन सा एपिथेलियम होता है, यानी इनकी जो वॉल है इसकी अंदर वाली लेयर में कौन सा एपिथेलियम होता है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखना है ये आपको बात, कि जो ब्लड वेसल होती है उसमें सदैव स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। तो ये बात याद रख लोगे, ब्लड वेसल में कौन सा एपिथेलियम होता है? शाबाश, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ब्लड वेसल के अंदर वाली वॉल भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये जो ब्लड वेसल है इसकी अंदर वाली लेयर भी स्क्वेमस एपिथेलियम की। अगर मैं हार्ट की वॉल की बात करूं, किसकी वॉल की बात कर रहा हूं? हार्ट की वॉल की, उसकी भी अंदर वाली लेयर जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। मतलब जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी वॉल की जो अंदर वाली लेयर है वो किसकी बनी होती है? शाबाश, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। तो आप इस चीज को कभी गलत नहीं करेंगे, याद रखोगे इस चीज को आप एकदम अच्छे से,
जी सर। कोई डाउट? नो सर। तो ये क्वेश्चन बेटा याद रखना, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ब्लड वेसल की या हार्ट की इनर वॉल अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर रहेगा स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते देखो। हाँ भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल। देखिए यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो नर्व सेल की एक आइडेंटिटी है, जो नर्व सेल की एक पहचान है। तो देखो जरा आप अपने नर्व सेल यहां पर डिजाइन करते, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो नर्व सेल अपने यहां पर डिजाइन करते हैं, ये नर्व सेल है। तो नर्व सेल की क्या खास बात होती है कि उसके इस तरह से प्रोजेज लगे होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं, पता है आपको। और यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्सोन कहते हैं, एक्सोन, और ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। तो और ये बीच वाली सेल है, सेल इसको कहते हैं सेल, या इसको कहते हैं सोमा या बॉडी, या इसको पेरिकैरियोन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पेरिकैरियोन। तो ये नर्व सेल की अपनी एक आइडेंटिटी है कि उसके पास प्रोजेज होते हैं, ठीक है। मतलब अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होगी, जैसे डेंड्राइट्स होगा और क्या होगा, एक्सोन होगा, ठीक है। तो सेल के साथ साथ, ये बीच वाली सेल है, सेल के साथ साथ डेंड्राइट्स और एक्सोन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर आंसर ढूंढिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल में होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। वैक्यूल्स और फाइबर हर सेल में लगभग मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या आंसर हुआ बताइए? पेरिकैरियोन। पेरिकैरियोन क्या है? ये सेल यानी बॉडी, बात समझ में आया। एंड डेंड्राइट्स, और क्या हो गया बेटा बताओ? डेंड्राइट्स। तो ये नर्व सेल का यूनिक फीचर है बच्चों। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको आर्या? यस सर। तो नर्व सेल की यहां पर जो पहचान है वो है पेरिकैरियोन एंड डेंड्राइट्स, और आप इसके साथ एक्सोन भी जोड़ सकते हैं, है ना। हो सकता है डेंड्राइट ऑप्शन ना होता तो यहां पर एक्सोन भी ऑप्शन हो सकता था। बात क्लियर? ठीक है, कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा था धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें सब चीजें समझ में आ जाएगी। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये टेला सब क्यूटेनियस रीजन में होता है। क्यूटेनियस रीजन क्या है अपना? ये एपिडर्मिस है ऊपर, इसके नीचे ये पाया जाता है एरियोलर टिश्यू। मैंने बताया था कि ये मसल्स को, जो हमारे यहाँ स्किन के नीचे जो मसल्स हैं उनके साथ ये जुड़ा रहता है, और ये स्किन को स्पॉन्जी बनाता है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए क्या आंसर बनना चाहिए। यहां पर देखो बोन विद बोन होगा नहीं, बोन विद मसल भी नहीं होगा, फैट बॉडी विद मसल नहीं होगा। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट क्या है हमारा? इंटेग्यूमेंट का मतलब है सीथ, सीथ मतलब आवरण। तो इंटेग्यूमेंट हमारा क्या हो गया बेटा बताओ? स्किन लेयर हो गई। बात समझ में आई एकदम अच्छे से? और ये स्किन लेयर को किसके साथ जोड़ता है बताओ? मसल्स के साथ। मसल। तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, नंबर एक बात ये ध्यान में रखनी है। कौन सा फाइबर होता है इसमें, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा फाइबर होता है? कोलेजन कोलेजन फाइबर। फाइबर होता है। और देखिए इसका इसका पोजीशन भी आप समझ गए होंगे कि कहाँ है ये, इंटेग्यूमेंट और मसल्स के बीच में है। मैंने आपको ये कराया तब भी बताया था कि जो कोलेजन फाइबर के जो बंडल हैं इनके बीच में स्पेस रह जाता है, ये बीच में एयर स्पेस रह जाता है, इसीलिए इस टिश्यू को क्या कहा जाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। राइट बेटा? यस तो मुझे सर। लगता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आप नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होते जाएंगे। तब तक आप क्लास की स्ट्रेंथ का पूरा ध्यान रखें। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखिए, शानदार क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। द इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स इज नेग्लिजेबल और एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। ये सेल है, ये सेल इस तरह से ये सेल अरेंज है और सेल के बीच में ये गैप है। तो जो मैट्रिक्स होती है या जो फ्लूइड होता है वो गैप में भरा रहता है, इस तरह से ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स कहा जाता है इसको, राइट। लेकिन बच्चों, आपने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा होगा, ठीक है, स्पेलिंग यहां पर यू है ये। आपने इंट्रासेल्युलर एपिथेलियम टिश्यू जब पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा, और मैंने भी ये पढ़ा है आपको, कि इसमें सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है। क्या नहीं होता है आर्या सेल्स के बीच में? गैप। और जब बच्ची इसमें सेल्स के बीच में गैप ही नहीं है तो फिर इसमें इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि ऐसा टिश्यू बताइए जिसमें इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स नेग्लिजेबल होती है। तो फिर यहां पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? शाबाश, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। और आपको ये बच्चों देखो, आपको ये ध्यान रखना है, और ये बहुत एपिथेलियम टिश्यू की आइडेंटिटी है कि एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है बेटा। क्या होती है? शाबाश, टाइटली पैक्ड होती है। उनके बीच में नेग्लिजेबल गैप होता है, और यह गैप होता ही नहीं है इनके बीच में। बात समझ में आया एकदम अच्छे से? ठीक है, यस सर। तो इस तरह से मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, हाँ भाई, डाउट हो तो आप बता देना भाई। देखो, अब देखो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखो, नोट द फॉलोइंग, यहां पर आपको ए से लेकर ई तक स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट कह रहा है। इट्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द केविटीज ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। आपको बच्चों मैं ये एक चीज बता देता हूं कि जो लंग्स के अंदर एल्वियोली है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। इट्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ वैक्स सरफेस लाइक बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस। देखो बच्चों, बक्कल कैविटी ये हमारे माउथ के अंदर जो है, और जो इसोफेगस है यहां पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। अब देखो ध्यान से सुनना है आपको, स्ट्रेटिफाइड यानी कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मैंने बताया था जिसकी कई सारी लेयर हो उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। और सिंपल देखो, मैं दोबारा समझा देता हूं। सिंपल एपिथेलियम वो होता है बेटा जिसमें एक सेल लेयर हो। क्या हो बेटा? शाबाश बोलो। एक सेल लेयर। हाँ, और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो होता है जिसमें कई सारी सेल लेयर हो, इस तरह से इसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो बक्कल कैविटी और इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ इट अकर्स इन द डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। देखिए, स्वेट ग्लैंड की जो डक्ट्स है, डक्ट्स भी कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है स्वेट ग्लैंड की। देखो, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है, जो सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की लाइनिंग है वो सिंपल एपिथेलियम की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बेटा? शाबाश, सिंपल एपिथेलियम। इट इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां तो एपिथेलियम की बात हो रही है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का तो कॉन्सेप्ट ही दिमाग से बाहर है, राइट। अब नीचे क्या कह रहा है? विच ऑफ द अबव आर एसोसिएटेड विद सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको इसमें से यह बताना है कि सिंपल एपिथेलियम से एसोसिएट कितने स्टेटमेंट हो गए बताओ। एक तो सिंपल वाला कौन सा हो गया? ए, है ना। और एक सिंपल वाला क्या हो गया? डी। ये बीच वाले दोनों सिंपल नहीं थे, तो फिर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों हमारा यहां पर? ऑप्शन ए एंड डी, राइट बच्चों। अब देखो, आपको कुछ तो याद हुआ ना कि एल्वियोलाई में सिंपल एपिथेलियम होता है।
अब आपको यह भी पता चला होगा बक्कल कैविटी में और ईसोफेगस में क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। Squamous. हाँ, और सेलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इनकी इनर लाइनिंग जो है उनमें भी सिंपल एपिथेलियम होगा। हाँ, अब देखो बहुत अच्छा है यार, मैंने आपको देखो एक डायग्राम से बताया था। देखो स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है, ऐसे टाइल्स की अरेंजमेंट में होती है, वेव लाइक होती है, बताया था ना मैंने आपको। इसलिए इसको टेसल्टेड एपिथेलियम भी कहते हैं, फर्श की टाइल्स की तरह होती है ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, मैंने बताया था कि इसकी सेल क्यूब लाइक होती है। कैसी होती है सेल, क्यूब लाइक। और कोलुमनर एपिथेलियम में मैंने बताया था कि इसकी सेल पिलर लाइक होती है, इस तरह से। राइट बेटा, है ना। अब ये कह रहा है कि स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल कैसी होती है, देखो। ठीक है, बताओ बच्चों, ये तो करने वाला सवाल है यार। देखो क्यूब लाइक नहीं होगी। अब देखो आ गया उत्तर, आ गया, देखो क्या आया, बताओ आंसर बताओ, शाबाश। फ्लैट एंड टाइल लाइक। Tail-like. हाँ, तो आ गया ना, देखो सी ऑप्शन। ठीक है, क्यूब लाइक किसकी सेल होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। राइट, Yes, sir. आगे चलते देखो। हाँ देखो, अब देखो इंटरनल सरफेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो मैंने आपको ये कहा था कि एपिथेलियम टिश्यू दो तरह का होता है, एक कवरिंग एपिथेलियम और एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Glandular. याद है आपको? हाँ, Yes, sir. ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स का काम कर, हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और कवरिंग देखो, कवरिंग यही है बेटा कि ये ऑर्गन्स की वॉल्स में पाया जाता है, ऑर्गन की Wall पे पाया जाता है। वॉल में पाया जाता है। तो अब देखो, अब ये कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर वाली सरफेस किसकी बनी होती है, मसल टिश्यू की नहीं होगी, अंदर वाली सरफेस। ठीक है, अब देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो यहां पर Epithelial tissue. अपने आप बन जाएगा, अब आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। बात समझ में आया ना? लेकिन एक Yes, sir. बात मैं थोड़ा करना चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा मैं आपको थोड़ा बढ़िया एक चीज बताना चाहूंगा। अगर यहां पर इंटरनल सरफेस नहीं होता, ठीक है, और सीधा आता कि वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल पूछता, तब ध्यान रखना बच्चों इसका उत्तर हो जाता सी। कैसे? कि कैसे? जो मसल भी होती है वॉल में और एपिथेलियम भी होता है। राइट बच्चे? ठीक है, Yes, sir. अगर वॉल पूछता तो, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है इंटरनल सरफेस, तो केवल अंदर वाली जो लाइन है उसमें क्वेश्चन पूछा, तो उसमें केवल कौन सा टिश्यू होता है, शाबाश, Epithelium. एपिथेलियम टिश्यू होता है। बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, इसकी जगह क्या होता, मैंने नीचे वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, माफी चाहूंगा। Wall of large intestine. हाँ, अगर पेपर में आता वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तब इसका आंसर होता है बेटा ऑल फोर टाइप ऑफ टिश्यू। पूछो कैसे? कैसे? कि फिर वॉल में तो नर्व भी होती, वॉल में मसल भी होती, सुन रहे हो बात, Yes, sir. कनेक्टिव टिश्यू भी होता, ब्लड वगैरह वगैरह, लिम्फ वो भी होते, और Yes, sir. एपिथेलियम भी होता है। तो पूरी वॉल में तो चारों ही टिश्यू होते हैं बेटा, ऑल फोर टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. लेकिन अब क्वेश्चन में केवल इंटरनल सरफेस पूछा था, तो इंटरनल सरफेस के लिए उत्तर सही कौन सा होगा बेटा, शाबाश, एपिथेलियम टिश्यू। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, अब जैसे मैं आपको ऐसे ही पूछ लूं, सपोज करो मैं मान लो ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर लूं आपसे कि स्टमक की वॉल में टिश्यू बताओ, तो स्टमक की वॉल में शांतन सारे चारों टाइप के टिश्यू होंगे बेटा, ऑल फोर टाइप होंगे। समझ रहे हो बात? मतलब सर हर एक ऑर्गन के जी सर। वॉल पे चारों होंगे। यस यस यस। लेकिन अगर मैं आपको इनर सरफेस पूछूं इसी स्टमक की, तो फिर वापस आंसर क्या हो जाएगा? इनर वॉल। हाँ, इनर वॉल पूछूं तो वापस ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एपिथेलियम। एपिथेलियम हो जाएगा।
वंडरफुल क्वेश्चन बोलूंगा मैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोलूंगा मैं। मतलब जिसको बेसिक एपिथेलियम आता है वो ये क्वेश्चन करेगा। अब आपको देखो, मैंने ये बताया था कि एपिथेलियम कवर बनाता है, तो कवर बनाता है तो प्रोटेक्शन का काम तो हो ही गया। यस सर। अच्छा, ग्लैंड्स भी एपिथेलियम टिश्यू होता है, तो ये सिक्रेशन का काम भी करता है। सही बात यस है। सर। यस सर। अच्छा, इस पर माइक्रोविलाई भी होती है, ब्रश बॉर्डर लाइक, याद है आपको? यस सर। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है, क्योंकि विलाई का काम होता है एब्जॉर्ब करना, जैसे एब्जॉर्प्शन स्मॉल करना। इंटेस्टाइन में होता है। यस सर। अब आप देखिए, इन तीन पे तो कोई विवाद है नहीं, लेकिन आप देखो, मैंने आपको एक एपिथेलियम बताया था, अगर आपको याद है तो, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, जो कोल्यूमनर एपिथेलियम होता है, कोल्यूमनर टिश्यू का बना होता है। मैंने ये कहा था हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, चाहे आई है, ईयर है, स्किन है ना, तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है उन सब में भी क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, जिसका नाम क्या है, न्यूरोसेंसरी। मतलब एपिथेलियम टिश्यू किसका काम कर रहा है, सेंसेशन। सेंसेशन का भी काम कर रहा है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज D. बी। करेक्ट बेटा। यस सर। अब आप एपिथेलियम के काम समझ गए ना, क्या क्या काम हो गए एपिथेलियम के, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, सेंसेशन। एब्जॉर्प्शन और Sensation. सेंसेशन। और सेंसेशन के लिए स्पेशल एपिथेलियम होता है, इसका नाम क्या होता है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है बच्चों, सबसे आसान क्वेश्चन। कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन। देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बच्चों, वो आपकी बक्कल कैविटी में भी है, एपिडर्मिस में भी है। अब देखो, आपको मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दो तरह का होता है, एक कीरेटिनाइज्ड और एक नॉन कीरेटिनाइज्ड। वंस अगेन हियर, एक होता है कीरेटिनाइज्ड और एक होता है नॉन कीरेटिनाइज्ड। अब देखो, अब शांतन आप समझिए बच्चे, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कीरेटिन प्रोटीन। क्या नाम है, केराटिन प्रोटीन। ये हार्ड प्रोटीन होती है बेटा। क्या होती है, हार्ड Hard. प्रोटीन होती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एपिथेलियम टिश्यू है, इस पर कीरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगी आकर, तो अब ये एपिथेलियम की जो सेल्स है वो डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, शाबाश, डेड। डेड। और हार्ड हो जाएगी। ठीक है, डेड और हार्ड हो जाएगी। तो ये जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है ये डेड होता है। जैसे कि जो हॉर्न्स होते हैं ना एनिमल्स के, वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। हमारे नेल्स है ना, नेल्स हमारे यस नेल्स, सर। ये भी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। और हमारी एपिडर्मिस, हमारी एपिडर्मिस। हाँ, ये भी केराटिनाइज्ड कैटेगरी के अंदर आती है। राइट बेटा, यस सर। हाँ या ना? यस सर। इसके पार्ट, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन। अब देखो बच्चों, क्या बोल रही है, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, Stratified. स्ट्रेटिफाइड। अब देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो, लेकिन यहां एपिथेलियम का नाम क्या है, स्क्वैमस। स्क्वैमस। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहां पाए जाते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहां पाए जाते हैं, देखो, माउथ में, फेरिंग्स में और ईसोफेगस में। कहां पर, शाबाश, ईसोफेगस में। इसोफेगस। तो फिर आपके इन तीनों में से यहां कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फेरिंग्स। राइट? तो ये फेरिंग्स आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो एक मसल का क्वेश्चन उठा लेते हैं। कह रहा है स्मूथ मसल आर। अब आपको तीन तरह की मसल पढ़ाई थी बच्चों मैंने, याद है आपको, स्केलेटन मसल, एक कौन सी पढ़ाई थी,
स्मूथ मसल और एक शाबाश Cardiac. कार्डियक मसल। ये वॉलेंट्री मसल होती है और ये आपको मैंने बताया था सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बताया था ना, अनब्रांच्ड होती है। और स्मूथ मसल ऐसे फ्यूजी फॉर्म इस तरह से, ठीक है ना, राइट। Yes, sir. और ये इनवॉलेंट्री होती है। और कार्डियक मसल, अब कार्डियक मसल में मैंने एक लाइन बताई थी, आपको याद रखना है, वो स्ट्रक्चर होती है किसकी तरह, स्केलेटन की तरह, Skeletal muscle. और फंक्शन होता Function है smooth की तरह होता. स्मूथ की तरह। बात समझ में आई? लेकिन इनकी और इसकी स्ट्रक्चर में एक फर्क है। स्केलेटन मसल अनब्रांच्ड होती है, वहीं कार्डियक मसल शाबाश Branched होती. ब्रांच्ड होती है, ठीक है। अब स्केलेटन मसल का एक नाम और था, अगर आपको याद है तो, स्ट्रेटेड मसल। क्या नाम था? स्ट्रेटेड। Straighted. क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें एक्टिन और मायोसिन के बैंड पाए जाते हैं, इस तरह से ट्रांसवर्स बैंड मिलते हैं। और स्मूथ मसल को कह रहे थे अपन नॉन स्ट्रेटेड मसल। नॉन स्ट्रेटेड क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें एक्टिन मायोसिन के कोई बैंड प्रेजेंट नहीं थे. नहीं थे। अब आप आ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्मूथ मसल क्या होती है, बताइए। पहले तो देखो, आप इसको ऐसे सॉल्व करो। देखो, स्मूथ मसल वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री होती है? Involuntary. तो फिर वॉलेंट्री वाले दोनों ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है सिलेंड्रिकल, तो ये कट गया, क्योंकि सिलेंड्रिकल कभी भी नहीं होती, नहीं होता. स्ट्रेटेड भी कभी भी नहीं होता. नहीं होती। तो फिर अब ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? Option A. इनवॉलेंट्री भी है, फ्यूजी फॉर्म भी है, और शाबाश Non-straighted. नॉन स्ट्रेटेड भी है, ठीक है। आपको ये पता है कि स्मूथ मसल हमारे ऑर्गन्स में पाई जाती है, विसरल ऑर्गन्स में। कार्डियक मसल हार्ट में होती है, और स्केलेटन मसल हमारी बोन और कार्टिलेज Bone और से जुड़ी cartilage. होती है। क्लियर? जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, देखो, मैंने पढ़ाते समय भी कहा था, मैं क्या तारीफ करूं उतनी कम है इस क्वेश्चन की। देखिए, मैंने पढ़ाते समय भी आपको कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जो जर्मिनल सेल्स होती है, जैसे स्पर्म बनाने वाली सेल, ओवम बनाने वाली सेल, ओवरी में, टेस्टिस में, यहां पर जो भी एपिथेलियम होगा वो क्यूबोइडल होगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम को सदैव जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, टेस्टिस और ओवरी। राइट बेटा? Yes, sir. ये क्वेश्चन मतलब आप अपने दिमाग में बिठा लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्ची, कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है या जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, वो सदैव कौन से एपिथेलियम वाली होती है? तो कौन से एपिथेलियम वाली होती है? वो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है ना। क्यूबोइडल एपिथेलियम के खाते में दो चीजें जाती है बेटा, एक तो ये जर्मिनल प्रॉपर्टी का है, और दूसरा ये बहुत सारी जो ग्लैंड्स है उनकी डक्ट बनाता है। ये बात समझ में आया? ग्लैंड्स की Duct बनाता. हाँ, और ये जर्मिनल प्रॉपर्टी का है। कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? जर्मिनल प्रॉपर्टी। Germinal. Tissue which has power of division and regeneration throughout life। अब आप देखते हैं कि भाई हमारी स्किन की इंजरी हो जाती है, तो स्किन वापस जो है स्किन आ जाती है कि बाद में आती नहीं है? घाव बनने के बाद आती है सर. आती है, तो मतलब उसने डिवीजन किया, उसमें रीजनरेशन है, तभी तो हुआ। Yes, sir. तो और स्किन पर कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम है, आप सभी को पता है, Epithelium. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो बच्चों, ये कह रहा है कि कौन सा टिश्यू है जो पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, जिसमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। भाई चाहे बच्चा है, चाहे आदमी बूढ़ा है ना, चाहे जवान है, अगर घाव होता है तो घाव तो भरी जाता है। मतलब पूरी लाइफ में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो रीजनरेशन करता रहता है? तो इसमें नाम आ जाएगा बच्चों, कौन सा टिश्यू? शाबाश, Epithelium. एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। मसल एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ करती है। बोन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, वो भी एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ करती है। और बच्चों, हम अब इसी क्वेश्चन को, अगर मैं हमेशा इसी क्वेश्चन को ऐसे पुट कर लेता
कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें रीजनरेशन होता ही नहीं है, नो Nervous. रीजनरेशन, ठीक है, Nervous. नो डिवीजन, तब इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, शाबाश, नर्व टिश्यू इसका उत्तर हो जाएगा, राइट। Yes, sir. लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो थ्रू आउट लाइफ डिवीजन करता रहता है, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एपिथेलियम टिश्यू। बात समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि मसल और बोन इनमें एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होती है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है इनमें, और ये तो कभी रीजनरेशन करता ही नहीं है, ठीक है। वंडरफुल क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू की पहचान है, अभी अभी बता के हटाऊं, अभी अभी बता के हटाऊं ना भाई। Yes, sir. देखो, जैसे सपोज करो ये एपिथेलियम टिश्यू की सेल है, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल। देखो, दो सेल जिस जंक्शन से जुड़ती है उसे कहते हैं टाइट जंक्शन। क्या कहते हैं? Tight junction. टाइट जंक्शन। फिर इन सेल्स को जो सपोर्ट देने के लिए जो जंक्शन होता है, ये जैसे सपोर्ट दे रहा है इनको, राइट, इसको बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन। क्या कहते हैं? Adhering या junction. डेस्मोसोम कहते हैं इसको, डेस्मोसोम्स। और जो जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन करती है, दो सेल आपस में ट्रांसपोर्टेशन करती है, कम्युनिकेशन करती है, उसको कहते हैं गैप Gap जंक्शन। junction. गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के द्वारा ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू ऐसा है जिसमें टाइट जंक्शन भी है, गैप डेस्मोसोम भी है और गैप जंक्शन भी है। तो ये कह रहा है कि बताओ कि वो टिश्यू कौन सा है। तो कौन सा टिश्यू है बच्चों? वो Epithelium. एपिथेलियम टिश्यू। बात समझ में आ गया? अब आप दो बातें सीख गए हो कि एपिथेलियम टिश्यू में कभी मैट्रिक्स नहीं होती है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, क्योंकि गैप नहीं होता है। बात समझ में आ गई बात? और Yes, sir. दूसरी बात कि इसमें जंक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? जंक्शन। Junction. हाँ, ये कनेक्टिव टिश्यू का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? कनेक्टिव टिश्यू का। Connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती है, सेल्स होती है, फाइबर होते हैं, और शाबाश Matrix. मैट्रिक्स, है ना। सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया था ब्लड सेल्स होती है, यानी इम्यून सेल्स होती है, बताया था ना आपको, Yes, sir. जो हमें इम्यूनिटी देती है। और एक होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बनाती है? शाबाश शाबाश Fiber. बोलो, फाइबर। ये जो फाइबर बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। और फाइबर तीन तरह के बताए थे मैंने आपको, शाबाश, कौन कौन से? कोलेजन Collagen. फाइबर Elastin. और एक रेटिक्यूलेट Reticulum. फाइबर। याद है आपको? और Yes, sir. आपको ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा फाइबर कौन सा है? Collagen. कोलेजन। और इसकी मैट्रिक्स बताई थी मैंने, बनी होती है हाई एल्यूरोनिक Acid. एसिड की, जिसको एनिमल सीमेंट कहा जाता है, राइट बेटा। Yes, sir. ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है। अब ये कह रहा है कि हिस्टामिन कौन बनाता है? अब हिस्टामिन एक एलर्जन केमिकल है। क्या है बेटा? शाबाश। Allergen. हाँ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इम्यून सेल। Immune cell. और इम्यून सेल का यहां पर नाम है, शाबाश, जो इम्यून Mast सेल, cell. हालांकि ये भी इम्यून सेल है, लेकिन जो हिस्टामिन बनाने के लिए जिम्मेदार है उसका नाम क्या है? मास्ट सेल। क्या नाम है बच्चों? शाबाश। Mast cell. हाँ, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता कि हमारी बॉडी में एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी सेल है? तो कौन सी सेल है? शाबाश, मास्ट Mast सेल। cell. याद रख लोगे ये चीज, ठीक है। Yes, sir. कौन से Yes. केमिकल की वजह से एलर्जी होती है? Histamine. हिस्टामिन, ठीक है। तो मतलब याद हो गया आपको। Yes. और कनेक्टिव Yeah. टिश्यू की स्ट्रक्चर भी मैंने बातों बातों में बता दी। कनेक्टिव टिश्यू कितनी चीजों का बना होता है? तीन। Two. क्या क्या तीन चीजें हैं? Cell, matrix, fiber. फाइबर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब देखो फिर आ गया, देखो, मास्ट सेल्स आर फाउंड इन, Connective tissue. दैट्स गुड, दैट्स गुड।
सर ब्लड क्यों नहीं हुआ, वो आप बताए थे बिल्कुल, उसमें तो इम्यून। मेरे बड़े भाई ब्लड भी तो वही तो है। नहीं तो दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे हम? कनेक्टिव टिश्यू को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया। Yes. ठीक है। हाँ, लिगामेंट अभी थोड़ी देर पहले आज क्लास में बताया था टेंडन, और एक क्या बताया था? लिगामेंट। लिगामेंट। टेंडन किस किस को जोड़ता है? बोन टू बोन बोन। और हाँ सर, मसल को। लिगामेंट बोन और बोन टू बोन को। बोन या फिर Bone to बोन cartilage. टू cartilage. कार्टिलेज। बात सही है। Yes, पूछा Yes, है sir. आपसे कि लिगामेंट क्या है, और थोड़ी देर पहले बच्चों हमने आपको बताया था कि ये WFCT है। WFCT बोले तो वाइट फाइबर कनेक्टिव फाइबर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट? वाइट बोलो। मॉडिफाइड फाइबर, वाइट मॉडिफाइड वाइट टिश्यू। फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू। ओ ए ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो भाई, अब आपको बताना सी पड़ेगा। एरियोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूज कनेक्टिव टिश्यू? ये तो मामला गड़बड़ा गया। पूछो कैसे? एडिपोज भी है और एरियोलर भी है। हाँ, दोनों लूज की कैटेगरी में आते हैं। अब क्या होता है कि एरियोलर से एडिपोज जो होता है वो डेराइव होता है। देखो मैं पहले इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। देखो, ये मैंने आपको कहा था कि कोलेजन फाइबर के जो बंडल होते हैं इनके बीच में गैप होता है। गैप है ना, एयर स्पेस बताया था। यस सर। इसलिए इस टिश्यू को क्या बोलते हैं अपन? एरियोलर एरियोलर। टिश्यू। अब एरियोलर से ही एडिपोज बना है। एडिपोज किससे बना है? एरियोलर से। कैसे बना? देखो कि वही कोलेजन फाइबर के बंडल हैं और उनके बीच में क्या था? पहले गैप था। पहले गैप था। अब इसमें फैट बॉडीज आ गई है। क्या आ गई है इसमें? फैट बॉडीज। ये फैट बॉडीज आ गई है इसमें, फैट बॉडीज। अब इसका नाम क्या दे दिया गया? एडिपोज। तो एडिपोज किससे बना है? एरियोलर से। एरियोलर से। हालांकि लूज कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में दोनों है, लेकिन अब हमें इनको सेलेक्ट करना पड़े तो फिर बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा? एरियोलर। एरियोलर बेस्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? तो कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करो। बात समझ में आ गई? बात ठीक है? यस सर। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फैगोसाइटिक इन नेचर? देखो, फैगोसाइटोसिस करने का काम जो होता है वो एक तो होता है न्यूट्रोफिल का। किसका काम होता है? न्यूट्रोफिल। ये ब्लड सेल्स है। और एक काम होता है मैक्रोफेजेस का। किसका बेटा? शाबाश। मैक्रोफाइजेस। मैक्रोफेजेस, या इसको मोनोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोनोसाइट। मोनोसाइट। जब तक ये ब्लड में होती है इसका नाम मोनोसाइट होता है, और जब ये टिश्यू में चली जाती है तो इसका नाम मैक्रोफेज हो जाता है। ठीक है, ये फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक का मतलब समझो बच्चों कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, कोई भी दुश्मन बाहर से आएगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर ये फैगोसाइटिक सेल है, ये उसको खा जाएगी और डाइजेस्ट कर देगी उसको। बात समझ में आई? और हमें इम्यूनिटी मिल गई। बात क्लियर? यस सर। ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस का काम करने वाली सेल यहां पर अगर बतानी है तो राइट ऑप्शन क्या रह जाएगा? मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस। बात क्लियर? ठीक है। देखो, पोडोसाइट सेल एपिथेलियम है, ये किडनी में पाई जाती है, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर बनाती है, राइट। और अभी बताया था मास्ट सेल, आपको बताया था मैंने किसके लिए जिम्मेदार है? शाबाश, मजा नहीं आ रहा यार? एलर्जी के लिए। पोडोसाइट सेल मैंने अभी बताया था फिल्ट्रेशन का काम करती है। ये कहां पाई जाती है? शाबाश, बताया था आपको मैंने में नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बनाती है? शाबाश, फाइबर। तो फिर फैगोसाइटोसिस का काम किसके खाते में चला जाएगा? बताओ। शाबाश।
मैक्रोफेजेस। बात क्लियर हो जाएगा Yes, sir. कि नहीं होगा? हो जाए। हाँ ये भैया वंडरफुल, ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, मैं जहां भी देख रहा हूं मुझे ये क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए स्टार लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। और यहां से आपको एक शिक्षा भी लेनी है कि मैंने कहा था आप अपनी बुक के डायग्राम जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए बुक ओपन कर लिया आप लोगों ने है? Yes, sir. मुझे ये डायग्राम बता सकते हो आपकी बुक के हैं ये डायग्राम, ये किस किस चीज के डायग्राम? सर पहला वाला कॉलमनर है, पहले वाला कोलुमनर है, ठीक है। और उसके नीचे वाला सर वो स्क्वेमस एपिथेलियम है शायद। ऐसे नहीं, ये बुक में कई जगह है, आपके 3-4 जगह डायग्राम है, थोड़ा सर ध्यान बुक से देख के बताऊं? हाँ देख के बताओ ना बुक्स। तो आपने से बताया। चैप्टर नंबर 7 में है ये 4 डायग्राम मुझे पहचान करवाओ किसके। तब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, तब तक आप लोग सारे देखो आपकी बुक में ये 4 डायग्राम है इस तरह। द 4 sketches A, B, C and D given below represent 4 different type of animal tissue। ये चारों अलग अलग एनिमल टिश्यू है, मतलब कोई कनेक्टिव है, कोई मसल है, ठीक है, कोई एपिथेलियम है, कोई नर्व टिश्यू है, चारों अलग अलग टिश्यू। Which one of these is correctly identified in the option given along with its correct location and function? पहले तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, नंबर 1 चीज, फिर आपको इनकी लोकेशन बतानी है, फिर आपको इनके फंक्शन बताने हैं। तो अब तक आप बताइए आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, बताइए। यस सर। हाँ बताइए ये डायग्राम किसका है? ऐसा डायग्राम आपकी बुक में देखिए ना, कहीं मिलेगा। सर कॉलमनर। कॉलमनर है मतलब एपिथेलियम टिश्यू हो गया ना ये। सर। बी डायग्राम क्या है आपकी बुक में? ऐसा डायग्राम बना होगा आपकी बुक में कोई? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। आप बोल रहे हैं वैसा मैं लिख रहा हूं। बी ग्लैंड्यूलर है, ठीक है। ए आप लोग कह रहे हैं कोलुमनर एपिथेलियम। हाँ अब ये बताओ सी डायग्राम कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सी डायग्राम है। डी वाला मसल। ये तो बड़ा फेमस है ना, क्या हुआ ये? कार्डियक मसल, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई करा दिए। अब देखो ये ऑप्शन है टिश्यू, बी टिश्यू ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बी ग्लैंडुलर था? यस। कहां पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। यस। काम क्या है? सिक्रेशन। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या होता है? सिक्रेशन करना। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है यहां पर। फिर भी आगे चलते हैं। सी टिश्यू कोलेजन था, लोकेशन है कार्टिलेज, अटैच स्केलेटन मसल फाइबर टू बोन। गलत। डी टिश्यू स्मूथ मसल, जबकि डी टिश्यू तो क्या था? कार्डियक था। ठीक है। ए टिश्यू कोलुमनर एपिथेलियम नेफ्रॉन में पाया जाता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं, वहां पर क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है ये, ठीक है। तो ये वाला भी गलत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बताइए शाबाश। ऑप्शन नंबर ए। तो बताओ, इस तरह मैं कह रहा था आपको हमेशा कि आपकी बुक के डायग्राम है ना, ये आप जरूर देख लेना। और ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है, आपके नीट के अंदर भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए इसका ऑप्शन आप? ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू इज, आप देखो बच्चों, देखो मैंने आपको पहली दिन बताया था कि टिश्यू हमारे एनिमल में कितने हैं? शाबाश बताओ। 4। एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, मसल, तीसरा कनेक्टिव, शाबाश कनेक्टिव, और अगला नर्व। नर्व। मैंने कहा था एपिथेलियम का ओरिजिन एक्टोडर्म से भी होता है, मीजोडर्म से भी होता है, और
एंडोडर्म से भी होता है, तीनों से होता है। मसल और कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन किससे बताया था मैंने शाबाश? मेसोडर्म, मेसोडर्म। और नर्व का ओरिजिन किससे होता है शाबाश? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और चलो लगे हाथ ये भी बता देते हैं, ये कितना परसेंट था? 10। ये कितना था? 10। 10, मसल थी 50 50, और कनेक्टिव टिश्यू था 30। 30%। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था अपना। अब ये कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। पहला काट दिया मैंने, क्यों काट दिया? क्योंकि ये मेसोडर्म से बना है। हाँ, सी भी काट दिया। ठीक है, अब बात रह गई बी और डी के बीच में। ठीक है भाई, अब देखो बी ऑप्शन कह रहा है कि विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, जबकि इंटरसेल्यूलर स्पेस तो केवल किसमें नहीं होते? एपिथेलियम में। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में तो होते हैं, इसलिए इसको भी काट देते हैं और सही उत्तर कर देते हैं डी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, हो जाएगा भाई? यस सर। अभिजीत? यस सर, आ गया समझ में। हाँ, राहुल? यस सर। ओके, मजा आएगा भाई इस क्वेश्चन को करने में। तो देखो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन सब कुछ सिखा जाएगा। देखो सारा कुछ सिखा जाएगा। देखो अब आपको मैंने बताया था कि भाई एडिपोज टिश्यू कौन सा होता है? फैट वाला। ठीक है, अब मैंने कहा था कि दो तरह की फैट होती है, एक होती है White वाइट और एक फैट और एक होती है Brown। ब्राउन फैट। सही बात है। अब मैंने कहा था कि वाइट फैट जो है वो लेस एनर्जी वाली होती है, इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है उसमें केवल एक बड़ी सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होती है। सुन रहे हो बात? और जो ब्राउन फैट है वो मल्टीलोक्यूलर होती है, मतलब उसमें कई छोटी छोटी क्या होती है शाबाश बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ज्यादा एनर्जी सेव करने वाली कौन सी है बताओ? ब्राउन फैट। हाँ, अब Brown। आपको कोई कह दे कि पोलर एरिया में ठंड में रहने वाले जो एनिमल हैं उनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनके Brown पास fat है। ब्राउन फैट है। छोटे बच्चों को ठंड नहीं लगती, क्योंकि ब्राउन फैट होता है। ब्राउन फैट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होता है बच्चों? शाबाश, मल्टीलोक्यूलर नहीं है, बाइलोक्यूलर नहीं है, एलोक्यूलर नहीं है, एक बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया बताइए ना मैंने आपको। यूनी मतलब क्या होता है? एक। तो उत्तर एक। सही क्या हो जाएगा बच्चों? सी। सी, यूनिलोक्यूलर। और अगर ब्राउन फैट होती तो इसका उत्तर क्या होता बताओ जरा? मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर हो जाता। ठीक बात, इतना तो बहुत है भाई, शाबाश। चलिए, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। देखिए, इज द एंजाइम नीड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इट इज प्रेजेंट इन मायोसिन। मसल के कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम यहां पर काम आएगा? अब देखो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे भजन सर ने पढ़ाया था कि मसल में एक्टिन और दो मायोसिन। ही चीज होती है, एक एक्टिन और एक मायोसिन। सही बात है। तो बच्चे बोलेंगे मायोसिन तो दे रखा है, चलो एक्टिन कर देते हैं। सही बात। यस सर। ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है उस एंजाइम का नाम बताओ जो मायोसिन के पास होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। तो देखो इस तरह से ये मायोसिन की स्ट्रक्चर होती है। मायोसिन की स्ट्रक्चर में ये हेड पार्ट होता है और इस हेड पार्ट में दो चीजें होती है। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, किसके जुड़ने की जगह है? एक्टिन के। एक्टिन के लिए जुड़ने के लिए जगह होती है। और दूसरा यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपीएज। क्या नाम है? एटीपीएस। जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाएगा? एटीपी। एटीपी एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। तो मायोसिन के पास कौन सा एंजाइम है जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए? बताओ कौन सा है बच्चों? एटीपीएज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। बताओ, क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखो मैंने आपको जब एपिथेलियम टिश्यू पढ़ाया था तो पहले दिन चिल्ला चिल्ला के एक बात पढ़ाई थी कि बच्चों एपिथेलियम टिश्यू
कभी भी किसी दूसरे टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था कि एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, मान लो ये कनेक्टिव टिश्यू है सीटी, मैंने कहा था एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बताया था ना बच्चों? यस सर। एपिथेलियम टिश्यू डायरेक्ट किसी दूसरे टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आता है। एपिथेलियम टिश्यू और किसी अदर टिश्यू के बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये ए सेल्यूलर है, इसमें कोई सेल नहीं है, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये सेल की नहीं बनी होती। तो ये किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है भाई? केमिकल की बनी होती है। और अब बात आती है कि भाई इसको पैदा कौन करता है? तो कुछ केमिकल बनाता है कनेक्टिव टिश्यू, कुछ केमिकल कौन बनाता है? एपिथेलियम टिश्यू। अब जरा आंसर तुम खुद करो। एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस यानी एपिथेलियम हो गया ना, तो भाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये भूल गया मैं, ए बी सी और डी। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। चलो फाइनल कर दिया जाए इसको। यस। और आप ये बात समझे ना बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली, ठीक है? यस सर। चलो बड़े भाई आगे बढ़ो। देखो, द बोन इज ए नेचुरल, अरे भाई देखो ये तो जनरल नॉलेज का प्रश्न आ गया है बच्चों। आज मैंने पेपर में भी दिया था कि कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है कि नहीं? कैल्शियम। सही बात। देखिए हमारा स्केलेटन बोन का बना है ना, और बोन बनी है कैल्शियम की। सही बात। तो बोन किसका रिजर्वायर हो गया? कैल्शियम का। देखिए बच्चों, ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो वहां से वो बोन में चला जाता है। अब ब्लड को अगर कैल्शियम चाहिए तो वो बोन से ब्लड में आ जाता है। तो मतलब कैल्शियम का रिजर्वायर कौन हो गया? बोन हो गया। वो बात समझ में आया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो ये वाली बात, जब मैंने बोन की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई थी बच्चों, तो मैंने कुछ इस तरह से, आज तो मैं सुंदर नहीं बना रहा हूं डायग्राम थोड़े, ठीक है ना? तो बोन की स्ट्रक्चर ये बनाई थी। ये बोन का हेड था, याद है? यस सर। ये बोन का मिडल पार्ट था, याद है? यस सर। डायफाइसिस, एपिफाइसिस, याद है? यस अब सर। मैंने कहा था ये बोन की कैविटी होती है, यहां पर बताया था ना, बोन की कैविटी होती है। और इसमें मैंने कहा था कि एक लिक्विड मटेरियल भरा रहता है जिसको कहते हैं रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो। हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी कौन बनाता है? रेड बोन मैरो बनाता है। फिर मैंने कहा था कि जो मिडल में जो कैविटी है, यहां पर भी जो मटेरियल भरा रहता है इसको कहते हैं, शाबाश, वाइबियम, येलो बोन मैरो। दिस इज रेड बोन मैरो, दिस इज येलो बोन मैरो। खैर छोड़िए, ये तो कह रहा है कि जो ये जिलेटिन मटेरियल है ये क्या है? तो ये क्या है? बोन मैरो। ये बोन मैरो है। बताइए, समझ में आया? यस सर। ये बोन मैरो है, ठीक है? बोन के अंदर ब्लड सप्लाई होने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? हेवर्सियन सिस्टम। याद है क्या रे? बोले तो नहीं हो? नो सर। बोन के अंदर जो सप्लाई होती है उसको क्या कहते हैं? हेवर्सियन सिस्टम। चलिए आपके लिए मैं बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, सबसे शानदार। जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर एक कंपाउंड एपिथेलियम है, अगर एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, जैसे कि मान लो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, एक लेयर, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है इसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है? तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जो बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये वाली अंदर वाली लेयर है ये सदैव क्या होगी? क्यूबॉइडल। बताया था ना? यस। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी? शाबाश, जर्मिनल। जर्मिनल। अगर सपोज तो ये सेल डैमेज होगी तो ये नई बना देगी, राइट?
यस सर। ये डैमेज होगी तो भी ये नई बना देगी, बताया था कि नहीं बताया था मैंने? यस सर तो बताया था। ये जर्मिनल होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? शाबाश, स्ट्रेटम स्ट्रेटम जर्मिनी। जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसका मतलब है कि ये कौन सा एपिथेलियम होगा? जर्मिनल। टर्मिनल एपिथेलियम होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. समझ में आया बच्चों? यस। हाँ, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की सबसे अंदर वाली लेयर हमेशा जर्मिनल होगी, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बने रहो। आगे देखो। हाँ, बताओ रे भाई, क्या उत्तर फिर बताओ इसका। स्टमक और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम होता है? बताइए। अभी आज मैं शुरू से आपको पढ़ा रहा हूं, आज से बताइए कौन सा होता है, बताओ। हाँ बच्चों, बताइए ना। सर स्क्वैमस। अरे कहा भाई, क्या बात कर रहे हो? स्क्वेमस तो आज मैंने आपको बताया था, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्किन, माउथ, बताया था कि नहीं बताया था? एल्वियोलाई में बताया था, याद है? यस सर। कॉलमनर होगा। अरे कोल्यूमनर एपिथेलियम कौन सा होता है बच्चों? कोल्यूमनर एपिथेलियम। स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा? शाबाश, बोलो। कॉलमनर। Columnar. ऑप्शन क्या हो जाएगा? C. ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम। कौन सा? सिंपल सिंपल कॉलमनर कोल्यूमनर। एपिथेलियम। चलिए, अब बताओ भाई, ये देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया आपके पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल? वही बात है, मैट्रिक्स, सबके सबसे ज्यादा मैट्रिक्स किसके पास होती है? चलिए, एपिथेलियम को काट दीजिए, क्योंकि इसके पास तो स्पेस नहीं होता। अब चलो, मैं अब आपको घुमाना नहीं चाहता। ये कह रहा है लार्जेस्ट, इसने नहीं कहा कि किसके पास होती है। होती तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं होती, ठीक है? इसने बोला है सबसे ज्यादा किसके पास होती है, तो सबसे ज्यादा होती है कनेक्टिव टिश्यू के पास। सीटी बोले तो कनेक्टिव टिश्यू के पास। और यहां पर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? शाबाश। एरियोलर। Areolar tissue. तो अब याद रख लोगे, किसके पास मैट्रिक्स नहीं होती, तब आंसर आ जाएगा एपिथेलियम। और एपिथेलियम टिश्यू। किसके पास बहुत ज्यादा होती है, तो नाम आ एरियोलर जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर एक बार और बताइए ना। बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल कराया था कि इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स किसके पास नहीं होती? उत्तर, Epithelium. हाँ, क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी सेल टाइटली अटैच होती है, गैप होता ही नहीं है। बात समझ में आया? राइट? Yes, sir. लेकिन अब ये कह रहे हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा है, तो किसके, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एरियोलर टिश्यू बताया था ना, कि यहां पर बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, Yes, है ना? sir. तो यहां पर मैट्रिक्स ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताओ, राइट? बोन Yes, में sir. भी आपने मैट्रिक्स पढ़ा है, कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? देखो, बोन की मैट्रिक्स को क्या बोलते थे अपन? ओसीन, याद है आपको? और कार्टिलेज की मैट्रिक्स को क्या बोले थे हम? बोलो शाबाश, कॉन्ड्रीन। क्या बोल रहे थे? कॉन्ड्रीन। Chondri. हाँ, तो बेटा, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें मैट्रिक्स सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? बताओ, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव, देखो भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़ा दम वाला क्वेश्चन है। देखो देखो, एक बात बताओ, मसल थी तीन टाइप की, एक बार फिर से लिख देते हैं। तीन टाइप, कौन से टाइप थे बताओ? स्केलेटन, फिर कौन स्मूथ। सी थी? स्मूथ मसल, और तीसरी कार्डियक। कौन सी थी? कार्डियक। कार्डियक मसल। अब एक बात बताओ, मैंने पढ़ाया तब भी बताया था कि सबसे जल्दी कौन थकती है? स्केलेटन। हाँ, आप देखो, थोड़ी देर पहले मार्केट जाके आते हो और आते ही घर पे यूं हो जाते हो, बोले बस टूट गए हाथ पैर, अब नहीं खड़ा हुआ जाता। बोलो हाँ है ना? मम्मी बोलती है बेटा पानी लाना, बोले ना मम्मी आज तो खुद ही ले ले, थक गए। बोलो हाँ है ना? क्योंकि आपका स्केलेटन मसल थक गया है। बोलो हाँ है ना? यस सर।
कौन सी कम टायर्ड, आसानी से नहीं थकने वाली मसल कौन सी है? शाबाश, स्मूथ मसल। हाँ, क्या आपका स्टमक आपको कहता है रुक जाओ मैं तो थक गया? नहीं ना, सर। चलता रहता है ना। यस हाँ, सर। और जो कभी नहीं थकती, कार्डियक मसल। नेवर टायर्ड, और ये थक गई तो काम हो जाएगा भाई, है ना। जो Yes, कभी नहीं थकती, टायर्डलेस मसल कौन सी है? कार्डियक मसल। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? देखो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में आराम, यानी गैप। सुन रहे हो मेरी बात को? यस मसल सर। कॉन्ट्रैक्शन करती है ना, तो Yes, sir. एक कॉन्ट्रैक्शन से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो रिलैक्स पीरियड आता है उसको क्या कहते हैं अपन? शाबाश। रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखो ये स्केलेटन मसल क्यों थकती है पता है आपको? क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट। बोलो हाँ है ना। तो ये आराम तो करती नहीं है, तो थकेगी। थकेगी। इससे ज्यादा किसका होगा? स्मूथ का। स्मूथनेस। ये कम थकेगी। और जो कार्डियक मसल है वो कभी नहीं थकेगी, क्योंकि उसका बहुत लंबा होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। हियर द राइट ऑप्शन इज कार्डियक। कार्डियक मसल। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, देखो अब आपके देखो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखो भाई कर देना इस क्वेश्चन को। अगर एक क्लीन ड्राई बोन को HCl में रख दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दिया जाए, ये बोन का एक टुकड़ा है, ठीक है, और इसको मैं HCl में डाल रहा हूं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अबाउट 3 days, 3 दिन तक व्हाट हैपन? ब्रेक इनटू पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक, डिजॉल्व, वो पूरी डिजॉल्व हो जाएगी। रिमेन ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर वाले 3 में बताइए भैया आपका क्वेश्चन। सर शायद बी। डिसॉल्व। दिमाग लगा लिया इन्होंने। क्या देखो, बोन हार्ड किसकी वजह से है? आप ये देखिए, बोन हार्ड किसकी वजह से है? मिनरल की वजह से, मिनरल। है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है या फोस्फेट है, इनकी वजह से हार्ड है ना बोन, सही है। Yes, sir. अगर हम HCl में रखेंगे तो ये मिनरल जो है वो बोन से रिमूव हो जाएंगे। मिनरल जो है वो बोन से क्या हो जाएंगे? निकल जाएगी। तो फिर तो बोन में हार्डनेस बचेगी नहीं, तो नाउ बोन बिकम सॉफ्ट इलास्टिक। समझ में आ गया? यस सर। कई लोग कह रहे थे ब्रेक इनटू पीसेस, ऐसा कैसे हो सकता है यार? डिजोल्व थोड़ी हो जाएगी यार वो। अरे हो गए भाई यार, ये तो चमत्कार हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपने आज ये पूरी जो एक्सरसाइज की, ठीक है, इसको आप एक बार अपनी तरफ से रिवाइज कर लेना। बात समझ में आई आपको? ठीक है। यस यस। सर। हाँ, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है।